अचानक CHAN अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। वह बाहर लोगों को चलते हुए और एक ऐसी दुनिया को देखकर हैरान होता है जो आग में नहीं है। एक कैलेंडर को देखते हुए उसे एहसास होता है कि वह 10 साल पीछे अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में लौट आया है। तारीख है 16 मई 20,157। यह ठीक 3 साल पहले का समय है जब पहला डेमन किंग व्राथ प्रकट होने वाला है और नर्क के दरवाजे खोलने वाला है। एक सिस्टम मैसेज उसकी नज़र में दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि पावर के लिए फ्यूजन, जिसे ग्लटनी कहा जाता है, पूरा हो गया है। सीन को एहसास होता है कि यह उसका भविष्य बदलने का एकमात्र मौका है। वह अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि भले ही वह लेवल 1 पर है, उसके सभी स्टैट्स 100 पर हैं। अपने पिछले जीवन में वह नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अवेकेंड पावर्स में सबसे नीचे था, एक ऐसा स्कूल जो केवल पोटेंशियल वाले छात्रों को लेता है। उसने 4 साल तक सभी के लिए पंचिंग बैग बनकर बिताए क्योंकि उसकी पावर्स बहुत देर से जागी थीं। एक नई स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लाइटनिंग असैसिन क्लास दिखाई जाती है, जो भविष्य में उसका टाइटल था। वह अपने अंदर एक जानी पहचानी शक्ति को बहते हुए महसूस करता है और समझता है कि शायद उसने अपनी भविष्य की एबिलिटीज विरासत में पा ली है या पहले से ही जाग गया है। वह अपनी ताकत को टेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसका रूममेट माँ लॉन्ग कमरे में घुस आता है। माँ लॉन्ग एक E रैंक फ्लावर चैंटर है जो स्कूल की हायरार्की में नीचे था। ओरिजिनल टाइमलाइन में वह डेमन किंग के रैम्पेज के सिर्फ 3 दिन बाद ही मारा गया था। अपने दोस्त को जिंदा और सांस लेते हुए देखकर चीचान को आखिरकार अपने वापस आने की सच्चाई का एहसास होता है। मलोंग हैरान होता है कि चीचेन की कल की पिटाई की इंजरीज पूरी तरह गायब हो गई हैं। क्योंकि माओंग सिस्टम स्क्रीन नहीं देख सकता, वह अब भी सोचता है कि चीचान अनअवेकेंड है। वह उसे याद दिलाता है कि कल स्कूल का रैंकिंग टेस्ट है और यह ग्रेजुएशन के लिए जरूरी है। मलोंग उसे अस्पताल से खींचकर बाहर ले जाता है, यह कहते हुए कि उन्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। कैंपस में चलते हुए चीचान सभी छात्रों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। लगातार मौत और तबाही वाली दुनिया में जीने के बाद इतने लोगों को एक साथ जिंदा देखना उसे अवास्तविक लगता है। मालोंग सोचता है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, लेकिन सेचन पहले ही भविष्य पर फोकस्ड है। वह जानता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वही बेकार टाइमलाइन दोबारा दोहराई जाएगी। चीजों को बदलने के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके रैंक अप करना होगा, और इस समय में ऐसा करने का एक ही तरीका है, डंजन्स क्लियर करना और मॉन्स्टर्स को मारना। लेकिन मेजर गिल्ड्स का लगभग हर जगह पर मोनोपोली है। बिना गिल्ड के एक आम इंसान के पास मजबूत होने का कोई मौका नहीं है। वह अपनी स्टेटस स्क्रीन की ओर देखता है। वह अब भी लेवल 1 पर है, लेकिन हर स्टैट में 100 होना यह अनहर्ड है। सरकार A से E तक का रैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करती है। ज्यादातर छात्र अपनी पूरी जिंदगी E रैंक पर ही रहते हैं और सिर्फ टैलेंट या कनेक्शंस वाले ही D रैंक तक पहुंचते हैं। एस चेन जानता है कि अपने पिछले अनुभव के आधार पर वह पहले से ही एक सामान्य छात्र से बहुत आगे है। तभी एक बास्केटबॉल कहीं से उड़कर आता है और मालोंग के चेहरे पर लगती है, उसे जमीन पर गिरा देती है। पास की सीढ़ियों पर बैठे कुछ बुलीज हंसने लगते हैं। उनका लीडर उनका मजाक उड़ाता है कि वे इतनी जल्दी ठीक हो गए और उनसे अपनी टीम के लिए 2 केसेस ड्रिंक्स लाने को कहता है। मलोंग तुरंत डर जाता है और माफी मांगने लगता है। कहता है कि वह अभी दुकान जाकर सब ले आएगा। सिचान उसे रोकता है और कहता है कि माफी उन्हें नहीं मांगनी चाहिए। लीडर को देखते हुए सीचिन को याद आता है कि यह कौन है। उनकी पिछली मुलाकातों की यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है जब यही लोग उसे रेस्ट रूम में घसीटकर ले गए थे, उसका सिर सिंक में पानी के नीचे दबा दिया था, जबकि मालोंग उनसे रुकने की भीख मांग रहा था। बुली ने कहा था कि वह सिर्फ CCHCHEN की मदद कर रहा है ताकि वह अपनी पावर्स जगा सके। उस याद में CCHAN डूबने से बेहोश हो गया था और बुलीज बोर होकर चले गए थे। अब उसी चेहरे को देखकर चिचचेन समझता है कि अब उसके पास हिसाब बराबर करने का मौका है। चान सोचता है कि शुद्ध बुराई सिर्फ डीमन रियल्म तक सीमित नहीं है, यह इंसानी दुनिया में भी उतनी ही आम है।
गोंगचन खुद को कैंपस का मालिक समझता हुआ हंसता है और अपने ग्रुप को कहता है कि इन दोनों के साथ खेलते रहो। माओंग फिर से झुकने को तैयार हो जाता है, लेकिन सी चिन डटा रहता है। वह कहता है कि गलती उनकी नहीं है और माफी सामने खड़े बुलीज को मांगनी चाहिए। इससे तुरंत हंसी बंद हो जाती है। डॉन चांग नाराज होकर मुड़ता है कि उसका पंचिंग बैग जवाब दे रहा है। मालोंग डर से पागल हो रहा है, लेकिन चेन शांत रहता है। गोंगचन एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर है जो सिर्फ इसलिए बुलिंग करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और स्कूल का सबसे ताकतवर छात्र है। असल में गोंगचन की खुद की पावर्स औसत से भी कम है। आसपास छात्र इकट्ठा हो जाते हैं और चीचान का मजाक उड़ाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह फिर से अस्पताल जाएगा। गोंगचान गुस्से में अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उसके हाथ भारी पत्थर जैसे चमकते हुए बन जाते हैं। वह चीचान से पूछता है कि उसने क्या कहा, लेकिन साइन पीछे नहीं हटता। वह सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उन्हें अब अकेला छोड़ दें। गुस्से में गोंगचन एक भारी पंच मारता है। इंपैक्ट से शॉकवेव बनती है, लेकिन नतीजा किसी ने नहीं सोचा था। सिच उस वार को एक हाथ से रोक लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गार्न दर्द से पीछे हटता है और छात्र शॉक में खड़े रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि स्कूल का सबसे कमजोर लड़का इतनी आसानी से अटैक रोक कैसे सकता है। गोंगचन जमीन पर गिर जाता है, खून खांसते हुए। वह मानने से इनकार करता है कि वह हार गया। छात्र हैरान हैं, सीचान के शरीर से निकलती बिजली को देखते हुए। गुस्से में गोंगचन अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। गोंगचन पागल होकर सियन पर हमला करता है, लेकिन सेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेकार कहता है। एक लाइटनिंग पंच से वह उसे दूर फेंक देता है। इंपैक्ट इतना तेज होता है कि गोंगचन दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं, खासकर माओंग। सीन अपने सिस्टम को चेक करता है और समझता है कि उसकी पावर अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टैट्स नहीं बढ़े। उसे लगता है कि इंसानों को हराने से लेवल अप नहीं होता। वह गोंगचन की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी लिंग यू आकर रोकती है। वह कहती है कि यह स्कूल है और उसे रुकना चाहिए। सायन उसे छोड़ देता है और चला जाता है। छात्र शॉक में हैं। लिंग यू उसकी पावर में इंटरेस्ट लेती है। डॉर्म में वापस मलोंग सबको बताता है कि सियन अवेकन हो गया है, लेकिन शांगो और शेनयू उस पर विश्वास नहीं करते। शांगो, एक ई रैंक फ्लेम मैज, खुद को सबसे ताकतवर मानता है और चान का मजाक उड़ाता है। सिर पर बुरी चोट। उसे यकीन है कि सिचैन जैसा हारने वाला कभी भी लाइटनिंग असैसिन नहीं हो सकता और उसे लगता है कि कल की फाइनल रैंक इवैल्यूएशन उसे सही साबित कर देगी। इस बीच एक रैंक ट्रेनिंग डेन में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग अपनी वर्कआउट खत्म करता है। वह अपने भाई गोंगक्विन से मिलता है, जो अब पट्टियों से ढका हुआ है और बस मदद के लिए रो रहा है। गोंगचेंग दावा करता है कि सियन ने उसे सबके सामने अपमानित किया और उसके भाई की पोजीशन का कोई सम्मान नहीं दिखाया। गोंगटिंग शांति से उसे बताता है कि वह इस स्थिति को संभाल लेगा। बाद में लिंग यू के साथ एक शानदार डिनर करते हुए वे एकेडमी के पावर स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। लिंग यू बताती है कि पूरे स्कूल में 10 से भी कम डी रैंक स्टूडेंट्स हैं और गोंगटिंग ने पहले ही उन सभी को भर्ती कर लिया है। वह नोट करती है कि सामान्य स्टूडेंट्स के पास मजबूत बनने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उनके पास मॉन्स्टर डंजन्स तक पहुंच नहीं है जैसे स्टूडेंट काउंसिल के पास है। जबकि एलीट लोग डिनर करने में व्यस्त हैं। सीचैन बारिश के तूफान के बीच बाहर है। वह 100 कोहर्ट्स का लोड उठाकर 20 किलोमीटर दौड़ रहा है। उसे पता है कि अपने स्पेशल सिस्टम के साथ भी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग ही एक मजबूत नींव बनाने का एकमात्र तरीका है जो हाईले पावर्स को संभाल सके। वह अपने रूममेट्स की राय या स्टूडेंट काउंसिल की धमकियों की चिंता नहीं करता। उसका एकमात्र ध्यान अपने शरीर को पूरी सीमा तक धकेलना है ताकि रैंकिंग टेस्ट और उस अराजकता के लिए तैयारी कर सके जो 3 साल में शुरू होने वाली है। एक अवेकनर की क्षमता सीधे उसकी शारीरिक ताकत से जुड़ी होती है। सियन जानता है कि केवल एक शक्तिशाली शरीर ही हाईले क्लास की असली सीमाओं को संभाल सकता है। इसलिए वह मूसलाधार बारिश में अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भी यह पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2160 में डेमन किंग रैथ, उसका भाग्य है कि वह प्रकट होगा और लाखों का
नरसंहार करेगा। तुम जानते हो, यही वह मॉन्स्टर है जिसने नरक के द्वार खोल दिए और अन्य डेमन किंग्स को आक्रमण करने की अनुमति दी। सबसे महत्वपूर्ण बात, रैथ वही है जिसने सेचन की छोटी बहन को मार दिया। उसे याद है कि वह उसकी बाहों में मर रही थी जबकि दुनिया जल रही थी। उसके पास उस विनाश से पहले 3 साल हैं और उसे उस मॉन्स्टर से भी तेज बढ़ना होगा। जब वह ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसका फोन बजता है। यह उसकी बहन सेउन की कॉल है। कई सालों में पहली बार उसकी आवाज सुनना एक चमत्कार जैसा लगता है। वह उत्साहित है, एक प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही है जिसमें वह है, और कैसे अगर वह जीतती है तो वे आखिरकार बकाया किराया चुका सकते हैं। सियन मुश्किल से बोल पाता है। उसे जिंदा और ठीक सुनने की भावना से अभिभूत होकर उसे एहसास होता है कि सब कुछ सच में फिर से शुरू हो गया है, और वह इस बार उसकी रक्षा करने की कसम खाता है। वह अपनी लैब पूरी करता है और डॉर्मेटरी लौटता है। अतीत में आए हुए उसे 8 घंटे हो चुके हैं और वह आखिरकार एडजस्ट करना शुरू कर रहा है। शॉवर के बाद वह अपने सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में सोचता है। लेवल अप करने के लिए उसे एक डेमन डेन में प्रवेश करना होगा, लेकिन बड़े गिल्ड्स का उन पर पूरा एकाधिकार है। एलीट का हिस्सा बने बिना मारने के लिए मॉन्स्टर्स ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। जब वह बिस्तर पर लेटा होता है, उसके विचार ग्लटनी की शक्ति की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वह सोने लगता है, एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है, एक प्रक्रिया शुरू करते हुए। अचानक उसकी चेतना एक खाली स्थान में खींच ली जाती है। वह जागता है और खुद को लाल पानी के समुद्र में खड़ा पाता है, एक विशाल अंधेरे टॉवर को देखते हुए जो बैंगनी आसमान में फैला हुआ है। वह अभी 1 सेकंड पहले अपने बिस्तर पर था और अब वह एक ऐसी जगह पर है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। सैन लाल पानी की एक अजीब दुनिया में खड़ा है, एक विशाल अंधेरे टॉवर की ओर देखते हुए। उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह एक मॉन्स्टर डंजन के अंदर है। अचानक कई ई रैंक मॉन्स्टर्स, जिन्हें ग्रेव बाउंड्स कहा जाता है, पानी से बाहर आते हैं। भले ही वह भ्रमित है, वह एक भी पल बर्बाद नहीं करता। वह अपने लाइटनिंग असैसिन क्लास में स्विच करता है और उन्हें साफ करना शुरू कर देता है। वह नोटिस करता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने से उसे वास्तव में एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लूट मिलती है, कुछ ऐसा जो उसे स्कूल के बुलीज से लड़कर नहीं मिल सकता था। इन कमजोर मॉन्स्टर्स से निपटना उसके लिए बहुत आसान है। कुछ ही पलों में वह लेवल 2 और फिर लेवल 3 तक पहुंच जाता है। उसकी स्टेटस विंडो दिखाती है कि हर स्टैट 5 पॉइंट से बढ़ गया है। यही तो उसे चाहिए था, ट्रेनिंग के लिए एक निजी जगह जहां गिल्ड्स उसे रोक नहीं सकते। हालांकि एक नया सिस्टम मैसेज एक मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर पॉपअप होता है जिस पर डिवॉर लिखा होता है। वह इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। जैसे ही वह इस स्किल को एक्टिवेट करता है, मॉन्स्टर का शव एक चमकती रोशनी में अवशोषित हो जाता है और एक कार्ड में बदल जाता है। यह कार्ड उसे एक नया क्लास देता है, ग्रेवहाउंड किंग, एक क्लाउड वॉरियर टाइप। सीन हैरान रह जाता है। इस दुनिया में हर किसी के लिए मानक नियम यह है कि आप केवल एक ही क्लास रख सकते हैं, लेकिन ग्लटनी की शक्ति की बदौलत वही क्षमता जो डेमन किंग लानू की थी, सीचैन अब एक साथ कई क्लास रख सकता है। इसकी क्षमता असीमित है। वह मूल रूप से अनगिनत शक्तियां रख सकता है। जबकि वह सोचता है कि उसे यह विशेष क्षमता क्यों दी गई और टॉवर का उद्देश्य क्या है, जमीन जोर से हिलने लगती है। एक भारी गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में गूंजती है और हवा एक भारी दबाव से भर जाती है। कुछ ऐसा जो ई रैंक हाउंड से कहीं ज्यादा मजबूत है अब सामने आने वाला है। अंधेरे के टॉवर से एक शक्तिशाली आकृति निकलती है, यह दावा करते हुए कि वह लंबे समय से सीचैन का इंतजार कर रही थी। सिस्टम उस एंटिटी की पहचान करने की कोशिश करता है, लेकिन नाम पूरी तरह गड़बड़ हो जाता है। हुड पहना हुआ मॉन्स्टर सीचैन को नाम से बुलाता है, जिससे वह चौंक जाता है। यह उसे एक विकल्प देता है, रुको और उसके साथ टॉवर की रक्षा करो या पूरी तरह से नष्ट हो जाओ। सीचैन बिना हिचकिचाए मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह ऐसी नरक जैसी जगह में रहने वाला नहीं है। दोनों दर्जनों वारों का आदान प्रदान शुरू करते हैं। सेन को एहसास होता है कि जबकि वह अभी मुश्किल से डी रैंक लेवल पर है, वह एक एस रैंक बॉस का सामना कर रहा है। उनके स्टैट्स के बीच का अंतर भारी है। हालांकि वह नोटिस करता है
कि मॉन्स्टर जानबूझकर उसके महत्वपूर्ण हिस्सों से बच रहा है। यह साफ है कि वह उसे मारने के बजाय झुकने पर मजबूर करना चाहता है। इतने भारी दबाव में भी सीचैन शांत रहता है और मॉन्स्टर की हरकतों का विश्लेषण करता है। वह एक पैटर्न खोज लेता है। हर वार से पहले 0.4 सेकंड का विंड अप और उसके बाद 0.2 सेकंड का रिकवरी विंडो। वह उस छोटे से मौके पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। अपने इलेक्ट्रोब्लेड का उपयोग करते हुए वह मॉन्स्टर की रिकवरी के दौरान एकदम सही समय पर वार करता है, सफलतापूर्वक पैरालिसिस इफेक्ट को ट्रिगर करते हुए। यह केवल बॉस को कुछ सेकंड के लिए रोकने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसे बस इतना ही चाहिए। वह गॉड स्पीड को एक्टिवेट करता है, अपनी मूवमेंट को 10 गुना बढ़ाता है और उस लाइट सोर्स की ओर दौड़ पड़ता है जिसे उसने पहले शुरू किया था। उसे लगता है कि उसे एग्जिट मिल गया है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने जाता है, रोशनी गायब हो जाती है। मॉन्स्टर उसके पीछे प्रकट होता है, यह बताते हुए कि वह रोशनी सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी जो उसने छोड़ी थी। वह उसे बताता है कि जिस एग्जिट की वह तलाश कर रहा है वह मौजूद ही नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में एक मॉन्स्टर डंजन नहीं है। बॉस इस बात से प्रभावित है कि सीचैन उसकी तकनीक में खामी ढूंढ सकता है और मौत का सामना करते हुए भी इतना शांत रह सकता है। फिर वह अपना हुड हटाता है और अपना असली रूप दिखाता है, एक एस रैंक स्टार वॉरियर जिसे एबिसल फिएंट के नाम से जाना जाता है। सेन सदमे में जम जाता है। यह बिल्कुल वही रूप है जो उसने अपने पिछले जीवन में डेमन किंग लियर पर देखा था। वह प्राणी उसकी ओर देखता है और उसे वह व्यक्ति कहता है जो आशा लाएगा। सुबह की धूप डॉर्म रूम में भर जाती है जब एक आवाज सबको उठने के लिए चिल्लाती है। सेन अपने बंक पर झटके से जागता है, अपने शरीर में आए शारीरिक बदलाव को महसूस करते हुए। उसे एहसास होता है कि एबिसल फिएंट के साथ पूरी मुठभेड़ सिर्फ एक सपना नहीं थी। वह वास्तव में लेवल 10 तक पहुंच गया है और एक लेजेंडरी क्लास हासिल कर चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उसके पास टॉवर ऑफ डार्कनेस की चाबी है। उसे पता है कि आज रैंकिंग इवैल्यूएशन का दिन है और वह अब वही कमजोर छात्र नहीं है जिसे पहले तंग किया जाता था। जैसे ही वह बिस्तर से उठता है, वह खुद को उस टेस्ट के लिए तैयार करता है जो पूरी एकेडमी के सामने उसकी नई ताकत को आधिकारिक रूप से उजागर करेगा। क्रैंग डी अपना विचार खत्म करते हुए सीधे सीएन के चेहरे के पास झुकता है, उसे बताते हुए कि उसे सिर्फ एक हारने वाला बहिष्कृत ही दिखता है जो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। वह अपने डी रैंकर स्टेटस का इस्तेमाल करके सिचैन को छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि इवैल्यूएशन शुरू भी हो। यहां तक कि ऑफिसर उसके गले के पास सांस लेते हुए उसे अपमानित कर रहा है। फिर भी सीचैन हिलता तक नहीं और न ही परेशान होने का कोई संकेत दिखाता है। वह बस शांत रहता है, बुली को यह सोचने देता है कि उसके पास अभी भी बढ़त है। नजरें नहीं हटाता, एक ठंडी स्थिर नजर बनाए रखता है जो यह संकेत देती है कि उसने स्कूल के बुली से कहीं बदतर चीजें देखी हैं। सेन अपने डॉर्म रूम में वापस जागता है, इस बात को लेकर उलझन में कि टॉवर में उसकी लड़ाई असली थी या नहीं। वह अपने शरीर की जांच करता है और पाता है कि उसके सारे घाव पूरी तरह गायब हो चुके हैं। जब वह अपना सिस्टम खोलता है तो देखता है कि वह वास्तव में अब लेवल 10 पर है और उसके सभी स्टैट्स 150 तक बढ़ चुके हैं। उसके पास अपनी इन्वेंट्री में लूट और एबिसल फिएंट कार्ड भी है, यह साबित करते हुए कि उसने यह सब सिर्फ सपना नहीं देखा था। वह सोचता है कि ये नए स्टैट्स उसे असली दुनिया में किस तरह का रैंक देंगे। उसका रूममेट शांग झो बड़ा बनने की कोशिश करते हुए उसके पास आता है। उसने सीएन की कथित ताकत के बारे में अफवाहें सुनी हैं और उसे चेतावनी देता है कि वह डॉर्म का टॉप डॉग बनने की कोशिश न करे। शांगजुएर समझाता है कि जबकि वे सभी ई रैंक हैं, हर रैंक के भीतर 3 टियर होते हैं। वह खुद को मिड टियर ई रैंक होने का दावा करता है। मिडी हाउ ई रैंक पूरी तरह डॉर्म को कंट्रोल करेगा और हायरअप्स के साथ बैठेगा और देखेगा कि दिमाग कैसे तुम्हें उसकी ताकत पर हंसने पर मजबूर करता है, जिससे वह सीचैन और माओंग जैसे लो टियर लूजर्स से कहीं बेहतर है। उसे पूरा यकीन है कि आज का टेस्ट साबित करेगा कि कमरे में वही एकमात्र व्यक्ति है जो मजबूत हो रहा है। जब वे रैंकिंग सेरेमनी की ओर जाते हैं, मालुंगसी चेन से कहता है कि सबको चुप कराने के लिए डी रैंक हासिल करे। जब वे सेरेमनी ग्राउंड्स पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात गोंग चांगेंग के गुर्गों से होती है। रूममेट्स एक और टकराव की उम्मीद करते हैं,
लेकिन जैसे ही बुलीज चेन को देखते हैं वे डर से जम जाते हैं। हमला करने के बजाय वे गहराई से झुकते हैं और उसे सर कहकर संबोधित करते हैं, यह दिखाते हुए कि वे अभी भी अपनी पिछली मुठभेड़ से डरे हुए हैं। इससे शोंग शू और बाकी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या माओंग वास्तव में सीएन की ताकत के बारे में सच कह रहा था। स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिसर जिसका नाम चैंड है आकर बुरा भला कहने लगता है। वह बताता है कि सीन वही है जिसने प्रेसिडेंट के भाई से पंगा लिया था। वह करीब झुकता है, यह दावा करते हुए कि वह किसी व्यक्ति की ताकत को सूंघ सकता है, और सीएन से कहता है कि उसे सिर्फ एक ऐसा हारने वाला महकता है जो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। सीएन जरा भी नहीं घबराता और बस पूछता है कि क्या वह आदमी एक कुत्ता है। इससे पहले कि वह अपना आपा खो दे, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गिंग बीच में आ जाता है। वह अपने ऑफिसर को पीछे हटने के लिए कहता है, यह मानते हुए कि उसका छोटा भाई गलत था और जो हुआ वह उसके लायक था। रैंकिंग असेसमेंट आखिरकार शुरू होता है। हेड साइंटिस्ट समझाता है कि स्टूडेंट्स एक आर्टिफिशियल डंजन में प्रवेश करेंगे ताकि वे अपनी ऊर्जा को एक मैजिकल कोर पर छोड़ सकें। यह कोर उनकी वर्तमान आउटपुट को मापता है और डेटा को एक पब्लिक स्क्रीन पर भेजता है। शांगजू को सबसे पहले बुलाया जाता है। वह पोर्टल में प्रवेश करता है और अपने फ्लेम मैजिक से कोर पर हमला करता है। मशीन उसकी ताकत को प्रोसेस करती है और पुष्टि करती है कि वह अभी भी एक मिड टियर ई रैंक है। भीड़ डेटा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का इंतजार करती है, पोटेंशियल स्टैट। यह मापता है कि एक अवेकनर भविष्य में अधिकतम किस रैंक तक पहुंच सकता है। शांगुआ का पोटेंशियल सी रैंक के रूप में सामने आता है, जो सरकार से विशेष ध्यान पाने के लिए काफी ऊंचा है। अच्छे पोटेंशियल स्कोर के बावजूद शांगझू स्पष्ट रूप से निराश है कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद भी उसका असली रैंक डी रैंक तक नहीं बढ़ा। मालोंग उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, यह बताते हुए कि उनमें से ज्यादातर शायद इससे भी खराब स्कोर करेंगे। शांग शू और माओंग दोनों को ई रैंक लो टियर रिजल्ट्स मिलते हैं जिनमें सी रैंक पोटेंशियल है। मालोंग सकारात्मक पक्ष देखने की कोशिश करता है। एक उदास शांग शू से कहता है कि डी रैंक स्टूडेंट्स दुर्लभ होते हैं और इस साल शायद ज्यादा नए भी न हों। हालांकि माहौल बदल जाता है जब अधिक प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स आगे आने लगते हैं। चांग जू अंततः पोर्टल से बाहर आता है, डी रैंक लो टियर रिजल्ट और एक प्रभावशाली ए रैंक पोटेंशियल का दावा करते हुए, यह साबित करते हुए कि वह सिर्फ एक शोर मचाने वाला नहीं है। माहौल अपने चरम पर पहुंच जाता है जब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग को स्टेज पर बुलाया जाता है। इंपीरियल गिल्ड के वारिस और स्कूल के इतिहास के टॉप स्टूडेंट के रूप में हर कोई उसकी सीमा देखने के लिए उत्सुक है। आर्टिफिशियल डंजन के अंदर गोंगटिंग कोर पर वॉर करने की तैयारी करता है। वह जानबूझकर अपनी शक्ति को दबाने का फैसला करता है। वह अपने असली प्रदर्शन को ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए बचाकर रखना चाहता है ताकि बड़ा प्रभाव डाल सके, लेकिन अपनी शक्ति को रोक कर रखने के बावजूद उसके रिजल्ट्स ऐतिहासिक होते हैं। डिस्प्ले दिखाता है कि वह डी रैंक हाइड यहां है जिसमें एस रैंक पोटेंशियल है। भीड़ खैर जोरदार तालियों में फूट पड़ती है और साइंटिस्ट्स तुरंत इन रिजल्ट्स को हायर अप्स को रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, क्योंकि एस रैंक पोटेंशियल को एक राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। एक प्राइवेट बालकनी से देखते हुए हेडमास्टर युओंग वोंग लिंग यू से पूछता है कि क्या वह खास तौर पर प्रेसिडेंट के रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को देखने आई है। वह बस मुस्कुराती है और मानती है कि वह वास्तव में एक अलग स्टूडेंट के रिजल्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। जैसे ही प्रेसिडेंट की बारी से पैदा हुआ उत्साह धीरे धीरे शांत होने लगता है, अनाउंसर लिस्ट पर अगला नाम पुकारता है। सीएन आगे बढ़ता है, पूरी तरह शांत दिखते हुए, जैसे ही उसका नाम स्टेडियम में गूंजता है। कॉन्ग डी। वह ग्रुप का मजाक उड़ाता है, उन्हें ई रैंक हारने वालों से भरा एक डॉर्म कहता है जो ग्रेजुएशन एग्जाम में खुद को शर्मिंदा करेंगे। मालोंग वापस चिल्लाता है, ऑफिसर से कहता है कि रुको, क्योंकि सेज चेन उसे अपने शब्द वापस खिलाएगा। चान असेसमेंट पोर्टल में प्रवेश करता है, जबकि रूममेट्स और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स देखते हैं। चैम्बर के अंदर सी चेन ही मैजिकल कोर का सामना करता है, एक बायोलॉजिकल डिवाइस जो एनर्जी मापने के लिए इस्तेमाल होता है। एक टॉप गिल्ड में शामिल होना, जैसे इंपीरियल गिल्ड, ही एक सफल भविष्य पाने का
एकमात्र तरीका है। और आने वाला ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम वही सबसे अच्छी जगह है अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। एग्जाम 10 मेंबर टीम्स का उपयोग करता है और जीतने वाली टीम उन्हें तुरंत इंपीरियल गिल्ड द्वारा भर्ती कर लिया जाता है। कांग एक नए डैंक मेंबर को गोंग टिंग से परिचित कराता है, उनकी एलीट 10 पर्सन स्क्वाड को पूरा करते हुए। उन्हें भरोसा है कि उनके पास सबसे मजबूत टीम है, जबकि चेन का ग्रुप उसे सबसे कमजोर माना जाता है। बाहर हर कोई चांद के रिजल्ट्स का इंतजार करता है। जैसे जैसे समय बिना किसी डेटा के गुजरता है, स्टूडेंट्स जाना शुरू कर देते हैं, मानते हुए कि वह इतना कमजोर है कि रैंक भी रजिस्टर नहीं कर पाया। डोंग टांग भी निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। अचानक यह डी रैंक हाई टियर रिजल्ट दिखाती है। मोंगहे जोर से जश्न मनाता है, जबकि गोंग टांग और उसके ऑफिसर्स अविश्वास में देखते हैं। अंदर सिस्टम छान को एक एबनॉर्मेलिटी के बारे में अलर्ट करता है। वह समझता है कि उसके लेवल 10 बेस स्टैट्स पहले से ही बिना किसी क्लास का उपयोग किए डी रैंक हाई टियर के बराबर है। वह अपनी सबसे कमजोर क्लास ग्रेवहन किंग मेन स्विच करने का फैसला करता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या होता है। बाहर की स्क्रीन फिर अपडेट होती है, सी रैंक मिड टियर तक पहुंच जाती है। भीड़ वे उन्माद में चली जाती है, समझ नहीं पाते कि उसकी रैंक कैसे बढ़ रही है। डोंगिंग वह कंफ्यूज है और साइंटिस्ट्स वे मानते हैं कि मशीन में सिस्टम एरर हो रहा है। सीन वह अपनी पूरी ताकत टेस्ट करने का फैसला करता है और एबिसल फेंट क्लास में स्विच करता है। इससे कोर हिंसक रूप से रिएक्ट करता है। यूनिवर्सिटी के ऊपर आसमान में एक विशाल बैंगनी भंवर भेजता है। हर कोई इस घटना को देखकर डर में ऊपर देखता है। स्क्रीन वार्निंग्स फ्लैश करने लगती है, क्योंकि संभावित रैंक सिस्टम की अधिकतम सीमा से ज्यादा है। कुछ सेकंड बाद मैजिकल कोर फट जाता है, एक शॉक वेव सीधे स्टेडियम में भेजते हुए। साइंटिस्ट्स अंदर भागते हैं, यह देखने के लिए कि कोर सिकुड़ चुका है और मर चुका है। सैन वहां खड़ा रहता है, समझते हुए कि उसने डिवाइस को बहुत ज्यादा पुश कर दिया। हालांकि वह अपनी ग्लटनी पावर का उपयोग करके कोर के अवशेषों को निगल लेता है। वह सफलतापूर्वक एक ए रैंक स्किल हासिल करता है, जिसे डेलिकेट मैजिकल कोर कहा जाता है, जो उसे 100 मीटर के अंदर सभी के रैंक और थ्रेट लेवल देखने की अनुमति देता है। वह इसे तुरंत टेस्ट करता है और देखता है कि गिंग वास्तव में एक सी रैंक हाई टियर है, जो अपनी असली ताकत छुपा रहा था। साइंटिस्ट्स घोषणा करते हैं कि दिन की टेस्टिंग सस्पेंड कर दी गई है और चेन का डेटा शायद करप्ट हो गया था। जैसे ही रूममेट्स सीएन को वापस डॉर्म ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंग डी उनका रास्ता रोकता है। वह सेज चेन पर चिल्लाता है, उसे मशीन तोड़ने और स्टूडेंट काउंसिल का समय बर्बाद करने का आरोप लगाता है। सच बिजली की तरह चार्ज करना शुरू करता है, सोचते हुए कि ऑफिसर को खत्म कर दे, लेकिन डॉन टिंग वह लड़ाई रोक देता है। प्रेसिडेंट वह चैन से कहता है कि अपने नए टीममेट के प्रति सम्मानजनक रहो। वह सी चैन को अपना हाथ बढ़ाकर ऑफर करता है, उसे अपने स्क्वाड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम के लिए, ताकि वे स्कूल के इतिहास में सबसे उच्च स्कोर हासिल कर सकें। डोमिंग वह सबको चौंका देता है, सीएन को अपनी एलीट स्क्वाड में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करके। आसपास के स्टूडेंट्स वे विश्वास नहीं कर पाते और चांग विशेष रूप से कड़वा है। वह समझता है कि अगर चेन जुड़ता है तो किसी को टीम से हटाना पड़ेगा। वह समझ नहीं पाता कि इस लड़के में क्या खास है, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ने ऑफर दिया है, वह नकली और स्वागत करने वाला बनने की कोशिश करता है। वह सीएन के कंधे पर हाथ रखता है उसे टीम में स्वागत करने के लिए, लेकिन सेंच चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है। वह साफ तौर पर कहता है कि उसे दिलचस्पी नहीं है। चियांग डी और गोंकिंग वे पूरी तरह से इस इनकार से हैरान हैं। सीएन उसे बताता है कि वे बहुत शोर करते हैं और उन्हें चेतावनी देता है कि फिर कभी उसे परेशान न करें। जैसे ही वह दूर जाता है, यह चियांग डी को सचमुच आग उगलने वाले गुस्से में भेज देता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स इस बात पर गपशप करते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को मना करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। वे समझते हैं कि सी रैंक असेसमेंट के साथ छान शायद खुद ही पहला स्थान पाने का लक्ष्य बना रहा है। गिंग शांत रहता है, अपनी टीम से कहता है कि यह कोई समस्या नहीं है और सेज चान के अपने प्लान्स हैं। बालकनी से देखते हुए
हेडमास्टर निराश है कि दोनों ने मिलकर नया स्कूल रिकॉर्ड सेट नहीं किया। लिंग यू, हालांकि उसे यह कहीं ज्यादा दिलचस्प लगता है, वह इस इनकार को एक युद्ध की घोषणा के रूप में देखती है, यह नोट करते हुए कि जबकि गोंग टिंग चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था, वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मैदान पर वापस गोंग टिंग सोचता है कि क्या असेसमेंट के रिजल्ट्स वास्तव में सही थे। वह कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो, वह किसी को भी उससे टॉप स्पॉट छीनने नहीं देगा। चैंड उसे खुश करने की कोशिश करता है, चान को सबक सिखाने की पेशकश करता है, लेकिन गोंग टिंग उसे रोक देता है, ऐसे व्यवहार करते हुए जैसे वह छोटी बातों से ऊपर है। गिंग टीम से कहता है कि वे उसके बिना कराओ के जाएं, लेकिन जाते समय वह चांग से कहता है कि वह जो भी करने का फैसला करता है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। चांग इशारा समझ जाता है। प्रेसिडेंट उसे चुपचाप हमला करने की हरी झंडी दे रहा है। 10 मिनट बाद चांग के लोग रिपोर्ट करते हैं कि छान बिना खाए ही कैंपस छोड़कर घर चला गया है। चांग सोचता है कि टाइमिंग परफेक्ट है, क्योंकि कैंपस के बाहर कुछ भी चलता है। जैसे ही छान शहर से गुजरता है, वह बर्बाद हुए भविष्य के बारे में सोचता है। अपनी पिछली जिंदगी में एक टॉप गिल्ड ने होली लैंड में एक मॉन्स्टर का सामना किया था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उससे ज्यादा ताकतवर था रैट। गिल्ड पूरी तरह से खत्म हो गई थी और रैट मानव दुनिया को नष्ट करने के लिए उतर आया था। इसे रोकने के लिए सेन को उस डंजन को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा, लेकिन अपनी योजना शुरू करने के लिए उसे बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। वह मीथिल मॉन्स्टर एक्सचेंज की ओर जाता है, जो देश का सबसे बड़ा रिसोर्स हब है। वह काउंटर के पास जाता है और कई मॉन्स्टर के दांत रख देता है। मेल क्लर्क उसे नजरअंदाज करता है, सोचता है कि एक स्टूडेंट को यह कैसे मिले, और उन्हें कबाड़ कहता है जब उसे पता चलता है कि वे ई रैंक ग्रेव होम फैंस हैं। वह वीआईपी क्लाइंट्स में ज्यादा दिलचस्पी रखता है और इस बेकार ऑन ऑर्डर को एक नई क्लर्क मिस ली को दे देता है। छान को उन फैंस के लिए 18,000 मिलते हैं, जो फिलहाल उसका किराया कवर करने के लिए काफी है। लेकिन फिर वह अपने इन्वेंट्री में हाथ डालता है और एक विशाल चमकती हुई ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है। वह अप्रेजल के लिए कहता है और मिस ली उसकी क्वालिटी देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। अंदाजा लगाती है कि यह कम से कम बी रैंक या शायद ए रैंक हथियार हो सकता है। घमंडी मेल क्लर्क उस पर हंसता है, यह दावा करते हुए कि ए रैंक गियर की कीमत लाखों में होती है और एक गरीब स्टूडेंट के पास इतनी कीमती चीज नहीं हो सकती। अचानक एक अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी अंदर आता है और उसे सुधारता है। वह समझाता है कि यह गियर ए रैंक नहीं है, यह एबिसल लैंड्स का एक एस रैंक इक्विपमेंट है। क्लर्क का मुंह खुला रह जाता है जैसे ही वह आदमी चेन के पास आता है। वह उससे हाथ मिलाता है, यह कहते हुए कि वे उसके संरक्षण से सम्मानित हैं, और व्यक्तिगत रूप से उसे वीआईपी लाउंज में आमंत्रित करता है। सियन मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि उसकी योजना काम कर गई। वह उस आदमी को किंगशी के रूप में पहचानता है, जो मिएथिल गिल्ड का लीडर है। जब वे लाउंज में बैठते हैं और तलवार टेबल पर रखी होती है, चिंगजी पूछता है कि वह इसे कितने में बेचना चाहता है। युवक सीधे 1 मिलियन मांगता है। चिंगजी हैरान होता है। वह समझाता है कि ए रैंक हथियार भी लाखों में बिकते हैं और यह एस रैंक तलवार आसानी से ओपन मार्केट में 10 मिलियन ला सकती है। युवक साफ करता है कि वह इसे बेचना नहीं चाहता। वह इस एस रैंक हथियार को 1 मिलियन के लोन के लिए गिरवी रखना चाहता है, यह वादा करते हुए कि वह इसे ठीक 1 महीने में वापस कर देगा। चिंजी समझ जाता है कि स्टूडेंट का तलवार खोने का कोई इरादा नहीं है और वह इसे बाद में खुद इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वह सोचता है कि क्या यह लड़का कोई अमीर भागा हुआ है या छुपा हुआ जीनियस, लेकिन वह जानता है कि यह कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है। युवक जोड़ता है कि वह 1 महीने में प्रिंसिपल वापस करेगा और अगले महीने 10% ब्याज भी देगा। किंग शी अप्रेजर को बाहर जाने के लिए कहता है। वह युवक से कहता है कि वह जानता है कि वह नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उनका सीनियर ग्रेजुएशन एग्जाम ठीक 1 महीने दूर है। फर्स्ट प्लेस के लिए प्राइज मनी ठीक 1 मिलियन है, जो लोन की वापसी की राशि और तारीख से पूरी तरह मेल खाती है। किंग जी अंदाजा लगाता है कि युवक पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि वह फर्स्ट प्लेस जीतेगा। वह यह भी समझता है कि क्योंकि लड़का प्राइज मनी के लिए
1 महीना इंतजार नहीं कर सकता। उसे अभी तुरंत पैसे की सख्त जरूरत है। तभी वह एस रैंक आइटम को गिरवी रखने का जोखिम उठा रहा है। मौका देखते हुए किंग जी एक काउंटर ऑफर देता है। वह उसे तुरंत 1.5 मिलियन कैश लोन देने की पेशकश करता है, 1 महीने के लिए, बिना किसी ब्याज के। वह अपना हाथ बढ़ाता है, युवक से कहता है कि इसे उनके बीच एक दोस्ती की शुरुआत माने। वह वादा करता है कि उनकी बातचीत पूरी तरह गोपनीय रहेगी और अनुरोध करता है कि भविष्य में किसी भी ट्रेडिंग जरूरत के लिए वह सबसे पहले उसके एक्सचेंज फैसिलिटी में आए। युवक प्रभावित होता है कि चिंगजी ने सिर्फ कुछ डिटेल्स से उसकी पूरी स्थिति समझ ली। उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के बजाय चिंगज ने लंबी साझेदारी बनाने के लिए बेहतर शर्तें दी। उसे पूरी तरह समझ आता है कि क्यों किंग आखिरकार भविष्य में मिथिल एक्सचेंज को दुनिया का सबसे प्रमुख एक्सचेंज फैसिलिटी बना देता है। वे हाथ मिलाते हैं और डील पक्की करते हैं। युवक जानता है कि रैत को खत्म करने के लिए वह सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे भरोसेमंद सहयोगी बनाने शुरू करने होंगे। मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और 1.5 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। किंगशी पूछता है कि अब जब उसने अपना हथियार गिरवी रख दिया है तो वह अपने आने वाले ग्रेजुएशन एग्जाम में क्या इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वह उसे दुकान से कुछ हाई रैंक इक्विपमेंट उधार देने की पेशकश करता है। युवक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह हाथ बढ़ाता है और एक और बिल्कुल वैसी ही एस रैंक ग्रेट स्वॉर्ड बुला लेता है। किंग जी और उसका स्टाफ पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। दुकान से निकलकर वह लंबी दूरी के बस टर्मिनल के लिए टैक्सी लेता है। इंतजार करते हुए वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है। उसका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और क्योंकि वह ग्रेजुएशन के बाद अवेकन नहीं हुआ था, कोई भी गिल्ड उसे स्वीकार नहीं करता था। वे मुश्किल से छोटे मोटे काम करके किराया जुटा पाते थे। उसकी छोटी बहन सी ने तो अपने सपनों के आर्ट स्कूल का एडमिशन लेटर भी फाड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि परिवार पर आर्थिक बोझ न बढ़े और वह उसके पास रह सके। उसके विचार तब टूटते हैं जब सेई यंग उसे आवाज देती है, उससे उसका सामान उठाने में मदद मांगती है। वह उसे देखता है, यह महसूस करते हुए कि उसे आखिरी बार देखे हुए 7 साल हो गए हैं। वह जल्दी से उसके पास जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वह शिकायत करती है कि वह उसका दम घोंट रहा है और पूछती है कि क्या वह अजीब व्यवहार कर रहा है क्योंकि किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। वह उसका बैग लेता है और वे घर की ओर चलना शुरू करते हैं, जबकि वह अपनी बस यात्रा के बारे में बात करती है। उसे देखते हुए वह चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वह उसे फिर से तकलीफ नहीं होने देगा। इस बीच उनके रास्ते में एक गली में हथियारबंद गुंडों का एक समूह घात लगाए बैठा है। उनका लीडर फूलों वाली शर्ट पहने और सिगरेट पीते हुए पुष्टि करता है कि यही वह रास्ता है जिससे सी चान घर जाता है। वह अपने आदमियों को छिपने और जैसे ही वह आए उस पर हमला करने का आदेश देता है, सी चान को यह सिखाने के लिए कि जब तुम उनसे पंगा लेने के लिए। उनका लीडर एक डी रैंक क्लाउड असैसिन जिसका नाम कियांग डी है, दिल में दुश्मनी रखता है। युवक ने पहले उन्हें कहा था कि उसे परेशान करना बंद करें और कि डी चाहता है कि उसे, ताकि वह ग्रेजुएशन मिस कर दे। घात से अनजान क्यों नोटिस करती है कि उसका भाई अजीब व्यवहार कर रहा है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वे गली में प्रवेश करते हैं और गुंडे उन पर झपटने की तैयारी करते हैं। युवक तुरंत उनकी गंध पकड़ लेता है। वह एक जोड़ी वायरलेस ईयरबड्स निकालता है, उन्हें सेउन के कानों में लगाता है और उसका पसंदीदा गाना चलाता है। उसे बताता है कि यह उसकी मानसिक स्थिति को समझने में मदद करेगा। जैसे ही वह संगीत में आंखें बंद करती है, वह आगे बढ़ता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। अपनी पिछली जिंदगी में उसने साल 2160 में अपने आखिरी परिवार के सदस्य को खो दिया था और 2167 तक दोबारा जन्म नहीं लिया था। यह 7 साल में पहली बार है जब वह अपनी बहन को देख रहा है और वह गुस्से में है। ये गुंडे इस पल को बर्बाद कर रहे हैं। बिजली उसके चारों ओर छटकती है जब वह आगे बढ़ता है। वह पहले गुंडे का चेहरा दीवार में दे मारता है और एक ही मुक्के में दूसरे का हाथ तोड़ देता है। गुंडे उसकी जबरदस्त ताकत से घबरा जाते हैं। कियांग चिल्लाता है कि वह सबसे मजबूत क्लाउड असैसिन है और अपने चाकू के साथ झपटता है।
युवक आसानी से ब्लेड से बच जाता है और बिजली से लिपटा मुक्का सीधे की के चेहरे पर मारता है। लीडर उड़कर दूर जा गिरता है, जोर से सड़क पर टकराता है। खून से लथपथ असैसिन के ऊपर खड़े होकर युवक नीचे घूरता है और पूछता है कि मुझे फिर कभी परेशान मत करना। का कौन सा हिस्सा उसे समझ नहीं आया। खून बहाते असैसिन को देखते हुए युवक उसे याद दिलाता है कि उसने साफ तौर पर कहा था कि उसे फिर कभी परेशान ना करें। वह पूछता है कि उसमें से कौन सा हिस्सा उसे समझ नहीं आया। टूटी पसलियों और सुन्न पैरों के साथ जमीन पर पड़े च आखिरकार समझ जाता है कि स्टूडेंट का रैंक असेसमेंट असली था और वह निश्चित रूप से डी रैंक नहीं है। डरा हुआ और रोते हुए वह कमजोर सा माफी मांगता है। युवक तुरंत उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने एक भी आवाज निकाली तो वह उसे वहीं मार देगा। उसकी चमकती लाल आंखों में देखते हुए कियोन डी जानता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। वह उससे निकलती तीव्र हत्या की भावना महसूस करता है और सोचता है कि एक साधारण स्टूडेंट को ऐसी शुद्ध मौत जैसी आभा पाने के लिए किस तरह के नरक से गुजरना पड़ा होगा। युवक उसे अपने अगले शब्द ध्यान से सुनने के लिए कहता है। उसे परवाह नहीं है कि वे सब सड़ जाएं, लेकिन उन्हें फिर कभी उसे परेशान नहीं करना है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कभी उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसके सामने भी आए तो वह बिना एक सेकंड सोचे उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देगा। ब्लेड को इतना दबाते हुए कि थोड़ा खून निकल आए, वह पूछता है कि क्या कॉन्ग डी समझ गया। डरा हुआ लीडर जल्दी से सिर हिलाता है। संतुष्ट होकर युवक चाकू छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, गुंडों को गली में पिटा हुआ छोड़कर। जैसे ही उसकी बहन का गाना चलता रहता है, सेउन गाना सुनती है, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। गीत के बोल बेहद दुखी और अकेले हैं। वह सोचती है कि उसके भाई ने क्या झेला होगा जो वह इससे जुड़ पा रहा है। उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ जी लिया है, भले ही वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए अलग रहे हों। वह सोचती है कि वह हमेशा उसके साथ रही है और अपने आंसू पोंछती है। उसे बताती है कि वह अपने अकेलेपन वाले मजाक को थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा रहा है। वह अचानक उसे एक लाल बॉक्स देता है। अंदर एक सुनहरी पेन होती है। वह तुरंत पहचान लेती है कि यह ड्रैको की लेटेस्ट मैजिक होलोग्राफिक पेन है, एक ऐसा आइटम जिसकी कीमत 10,000 से ज्यादा है। पूरी तरह हैरान होकर वह पूछती है कि उसे इसके लिए पैसे कहां से मिले। उसे देखते हुए वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है, जहां वह उसके सपनों की रक्षा करने में असफल रहा था। वह चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वह उसके बारे में हर चीज की रक्षा करेगा। क्यों घबराते हुए पेन वापस करने का सुझाव देती है। कहती है कि यह बहुत महंगा है और उसे यह इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह इसे टेस्ट करती है, खाली हवा में एक चमकती गुलाबी मछली बनाते हुए। वह हैरान हो जाती है कि यह सच में काम करता है। वह बस मुस्कुराता है और उसे बताता है कि जब तक उसे पसंद है वह इसका इस्तेमाल कर सकती है। बाद में वे घर पर बैठकर नूडल्स के कटोरे खाते हैं। वह उसके खाने की तारीफ करता है, लेकिन क्यून उनकी रहने की स्थिति की बात उठाती है। वह उसे डांटती है कि उसने पेन पर पैसे बर्बाद किए जब उन्हें अभी भी किराया देना है। वह कैजुअली जवाब देता है कि उसने इस साल का किराया पहले ही पूरा चुका दिया है। क्यून हैरान रह जाती है। वह जल्दी से एक बहाना बनाता है, कहता है कि उसने एक दोस्त के साथ छोटा बिजनेस शुरू किया और अच्छा पैसा कमा लिया। क्यों जानती है कि वह बहुत खराब झूठ बोलता है। वह समझ जाती है कि वह बहुत संदिग्ध व्यवहार कर रहा है और अब उससे राज छुपा रहा है। लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर देखती है, वह उसकी चमकती सच्ची मुस्कान देखती है। उसे एहसास होता है कि उसे इतना खुश देखे बहुत समय हो गया है। एक बड़े एक्वेरियम में यूनिवर्सिटी के करियर सर्विसेज के डायरेक्टर गोंग स्वान गोंग टिंग नाम के एक स्टूडेंट से बात करते हैं। गोंग स्वान पुष्टि करता है कि चाची चेन आधिकारिक रूप से सी रैंक है और वह स्कूल का एकमात्र स्टूडेंट है जो गोंग टिंग से ऊंचा रैंक रखता है। वह गोंग टिंग को चेतावनी देता है कि उसके पिता ने अलायंस के वाइस चेयरमैन को ग्रेजुएशन एग्जाम देखने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए वह किसी को भी स्पॉटलाइट छीनने नहीं दे सकता। अगर चीजें गलत हो जाती हैं, गोंगवान सुझाव देता है कि सीएन को गोंग टिंग की टीम में खाली जगह भरने के लिए रखा जाए। डोंगिंग मना कर देता है। सीएन को एक
कमजोर बेकार कहता है। गोंगवान बताता है कि सियन ने हाल ही में कांगी को इतना बुरी तरह हराया कि उसके शरीर का 60% से ज्यादा हिस्सा टूट गया है और वह एग्जाम तक ठीक नहीं हो पाएगा। डैनेटिंग को फिर भी परवाह नहीं है। उसे विश्वास है कि चेन ने पहले ही रैंकिंग असेसमेंट के दौरान अपनी पूरी क्षमता दिखा दी थी। वह कसम खाता है कि कॉम्बैट एग्जाम में वह सबको दिखाएगा कि असली सबसे मजबूत कौन है। रात 11 बजे मेंस डॉर्मेट्री में चेन 100 किलोमीटर वेटेड रन खत्म करने के बाद शॉवर लेता है। पैसों की समस्या हल होने के बाद वह ग्रेजुएशन के बाद अपनी असली योजना पर ध्यान देने के लिए तैयार है। उसका अगला कदम 1 मिलियन का प्राइज मनी जीतना है ताकि वह शिंजी से लिया हुआ लोन चुका सके, यह जानते हुए कि भविष्य के डील्स के लिए उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। बिस्तर पर लेटे हुए सीन नोट करता है कि एग्जाम से पहले उसके पास 1 महीने से भी कम समय है और उसे कुछ और बार लेवल अप करना होगा। उसकी नजर में एक लोडिंग बार दिखाई देता है और ग्लटनी सिस्टम शुरू हो जाता है। एक विशाल लाल टावर की सीढ़ियों पर चलते हुए वह अपने सिस्टम स्टैट्स चेक करता है। उसकी सबसे कमजोर क्लास ग्रेवहाउंड किंग आधिकारिक रूप से सी रैंक आंकी गई है। उसकी सबसे मजबूत क्लास एबिसल फिएंट कोई रैंक नहीं दिखाती क्योंकि उसकी क्षमता सिस्टम की अधिकतम सीमा से ज्यादा है। जबकि यह एक एस रैंक क्लास है, वह अभी इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता और उसे नहीं पता कि इसमें और कितनी ताकत छुपी है। वह यह भी नोट करता है कि उसकी बाकी 2 क्लासेस की रैंक फिलहाल अज्ञात है। अपनी लिमिट्स टेस्ट करने के लिए वह एक SSR रैंक आइटम निकालता है जिसे टाइम रिफ्ट की कहा जाता है। सिस्टम इसे टावर ऑफ डार्कनेस के गेट्स खोलने की एकमात्र चाबी बताता है। वह चाबी का उपयोग करता है और बड़े पत्थर के दरवाजे गरजते हुए खुल जाते हैं, एक घूमते हुए बैंगनी पोर्टल को प्रकट करते हुए। अंदर क्या इंतजार कर रहा है यह सोचते हुए वह उस भंवर में कदम रखता है। जैसे ही वह पहुंचता है वह चारों ओर देखकर हैरान हो जाता है, अपने नए वातावरण को समझने की कोशिश करता है। वह फॉलन स्टार वेस्टेस में कदम रखता है और तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाता है। यहां की सतही गुरुत्वाकर्षण बेहद ज्यादा है, लगभग सामान्य से 10 गुना। उसके पीछे का दरवाजा गायब हो जाता है। इसे दोबारा खोलने के लिए वह समझता है कि उसे इस फ्लोर के बॉस को मारना होगा। अभी वह इस वातावरण में केवल अपनी 30% ताकत का उपयोग कर सकता है। एक बी रैंक मॉन्स्टर जिसे फैंटम लायन कहा जाता है दिखाई देता है। वह तुरंत अपनी लाइटनिंग असैसिन क्लास में स्विच करता है और एक इलेक्ट्रिक ब्लेड बुलाता है। जब लायन झपटता है वह उसे पैरालाइज करने के लिए एक वाइटल हिट से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक पूरी तरह चूक जाता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर को बहुत भारी महसूस कराता है, उसकी स्पीड और सटीकता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। असैसिन क्लास यहां लगभग बेकार है। लायन आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता है। यह समझते हुए कि मॉन्स्टर की ताकत से निपटने के लिए उसे अलग तरीका चाहिए, वह फिर से क्लास बदलता है, इस बार परगेटरी राक्षस में। एक वॉरियर क्लास के रूप में यह उसे उसकी ताकत और स्टैमिना में भारी बोनस देता है। अपने नए स्टैट्स का उपयोग करते हुए वह आसानी से लायन को अपने ऊपर से हटा देता है। फिर वह अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल एक्टिवेट करता है। अपने मुक्के पर गुरुत्वाकर्षण को अधिकतम स्तर तक स्टैक करता है ताकि उसकी नीचे की ओर मारने की ताकत बढ़ सके। उसकी शक्ति बढ़ती जाती है क्योंकि ग्रेविटी मल्टीप्लायर तेजी से 200, 400 और फिर 600% तक पहुंचता है। 600% ग्रेविटी के साथ उसका मुक्का 60 गुना बढ़ जाता है। वह फैंटम लायन को जमीन में दे मारता है, उसे नष्ट कर देता है। वह सांस पकड़ता है जब सिस्टम उसे 12,000 XP देता है, उसे लेवल 11 तक पहुंचाते हुए। अपने स्टैट्स चेक करते हुए वह नोट करता है कि क्लास कार्ड पर हर स्टार एक स्टैट मल्टीप्लायर को दर्शाता है। उसकी परगेटरी राक्षस क्लास में 11 स्टार हैं, जो उसकी 9 स्टार लाइटनिंग असैसिन क्लास से ज्यादा ओवरऑल एम्प्लीफिकेशन देता है। फिर भी एक बी रैंक मॉन्स्टर को हराने में उसकी सारी ताकत लग गई, जिसका मतलब है कि कोई भी क्लास अभी बी रैंक से आगे नहीं बढ़ी है। वह फिर नोटिस करता है कि सिस्टम ने उसे लायन के लिए डिवोर प्रॉम्प्ट नहीं दिया और एग्जिट गेट भी दिखाई नहीं दिया। ऊपर देखते ही आसमान में एक बड़ा काला पोर्टल खुलता है। खालीपन के अंदर चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वह समझ जाता है कि असली फ्लोर बॉस अभी तक सामने ही नहीं आया है।
कई और फैंटम लायन उस पोर्टल से बाहर कूदते हैं। जिस मॉन्स्टर को उसने अपनी सारी ताकत लगाकर मारा था वह सिर्फ एक बेसिक मॉब था। लायन उस पर झपटते हैं, उसके सीने पर वार करते हैं। जैसे ही वे हमला करते हैं वह आखिरकार पर्गेटरी राक्षस की चेतावनी को समझता है। खुला दरवाजा अंतहीन दर्द लाता है, लेकिन उसे सब कुछ सहना और जीतना होगा। अचानक सी चेन हांफते हुए बिस्तर पर उठ बैठता है। वह सिमुलेशन से ठंडे पसीने में जागता है। सी चेन अपने डॉर्म रूम में ठंडे पसीने में जागता है। सिमुलेशन में उसकी मांसपेशियों के फटने और त्वचा के हड्डी से अलग होने का एहसास पूरी तरह वास्तविक था। वह जानता है कि मजबूत बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और पर्गेटरी के माध्यम से उसकी कठिन यात्रा अभी शुरू हुई है। उस हफ्ते बाद स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट टीम फॉर्मेशन के लिए ग्रैंड ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते हैं। स्टूडेंट्स आपस में नए नियमों के बारे में बात करते हैं। चूंकि गिल्ड अलायंस के उच्च अधिकारी लाइव एग्जाम देखने आ रहे हैं, अब हर टीम में कम से कम 5 मेंबर्स होना जरूरी है और उनमें से कम एक हाई ई रैंक या उससे ऊपर होना चाहिए। गोंग स्वान घोषणा करता है कि सभी की रैंक जानकारी उनके रिस्ट बैंड में भेज दी गई है ताकि वे अपनी टीम बनाना शुरू कर सकें। जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी होलोग्राफिक लिस्ट चेक करते हैं, वे चेन के स्टैट्स में कुछ गलत देखते हैं। सिस्टम उसे लो ई रैंक दिखाता है। वे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहले उसे सी रैंक के रूप में टेस्ट किया गया था और वे जल्दी ही मान लेते हैं कि उसका डेमन हार्ट सच में तब टूट गया था जिससे उसकी रैंक गिर गई। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स तुरंत उसके साथ टीम बनाने में रुचि खो देते हैं, ना चाहते हुए इतने महत्वपूर्ण ग्रेजुएशन एग्जाम में एक बेकार बोझ उठाना। गोंगटिंग और उसके दोस्त बस हंसते हैं सीचिन का मजाक उड़ाते हुए कि उसने पहले गोंगर्ट्स की टीम का निमंत्रण ठुकरा दिया था और अब मान लेते हैं कि वह इसे पछता रहा होगा। फ्रंट डेस्क से देखते हुए गोंग स्वान अपने भतीजे को देखता है। वह सोचता है कि गोंग टिंग कितना निराशाजनक है, जो शक्ति और मानव स्वभाव का सही उपयोग करना नहीं जानता। वह अपने प्रशासनिक अधिकार का उपयोग करके सीचिन को अलग थलग करने का फैसला करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके विरोधियों के पास प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता भी ना हो। स्टूडेंट्स को अपने आने वाले ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए टीम बनाने के लिए कहा जाता है। हर कोई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग के साथ जुड़ने के लिए दौड़ता है क्योंकि उसकी टीम में होना लगभग एक अच्छे करियर की गारंटी देता है। इस बीच चान और उसके रूममेट्स एग्जाम में प्रवेश करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें 5 लोगों की टीम चाहिए जिसमें कम से कम एक हाई टियर ई रैंक मेंबर हो। फिलहाल उनके पास सिर्फ 4 लोग हैं। चान की रैंक लो टियर ई रैंक के रूप में लिस्ट की गई है, जिससे वह स्कूल के सबसे नीचे आ गया है। वह जानता है कि ग्रेजुएशन स्कोर एक मॉन्स्टर डंजन में प्रदर्शन के आधार पर होता है, जहां दुश्मनों की संख्या टीम के आकार के साथ बढ़ती है। ज्यादा टीममेट्स होने का मतलब हमेशा बेहतर स्कोर नहीं होता। क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है। सीएन को शक है कि करियर सर्विसेज के डायरेक्टर गोंग स्वान ने उसके रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है। गोनुआंग का नाम प्रेसिडेंट से मिलता जुलता है और उसने शायद चेन की रैंक को कम कर दिया ताकि कोई उसके साथ टीम बनाना ना चाहे। उनके एक रूममेट शांगझुओ मिड टियर ई रैंक है। एक और ग्रुप उसे अपने साथ लेने की कोशिश करता है, बाकी डॉर्म को कचरा कहता है। शांगझुओ अपने दोस्तों को छोड़ने से मना कर देता है, भले ही इसका मतलब एग्जाम मिस करना हो। चेन समझ जाता है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और खुद ही मामला संभालने का फैसला करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, यह पुष्टि करते हुए कि क्लास चेंज पूरा हो गया है। उसके अंदर शक्ति उमड़ती है जैसे ही उसका रूप बदलता है। वह यूनिवर्सिटी की उस परंपरा का फायदा उठाने का फैसला करता है जो किसी भी समय 1v1 चैलेंज की अनुमति देती है। उसकी योजना सरल है, गैनेटिंग को सबके सामने हराकर अपनी ताकत साबित करना। एक बार जब वह अपनी असली ताकत दिखा देगा, उसे उम्मीद है कि हाई रैंक स्टूडेंट्स उसकी टीम में शामिल होना चाहेंगे। जैसे ही वह अपना कदम उठाने की तैयारी करता है, एक लड़की कमरे में प्रवेश करती है। उसने मिडिल स्कूल में ही डी रैंक हासिल कर लिया था और उनकी टीम में शामिल होने के लिए कहती है, वादा करती है कि वह बोझ नहीं बनेगी। वह लड़की लिंग यू सेन की टीम में शामिल होना चाहती है, लेकिन करियर सर्विसेज के डायरेक्टर गाम स्वाम उसे रोकने की कोशिश करता है। वह दावा करता है कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते वह अयोग्य है और उसके पास कोई आधिकारिक रैंक असेसमेंट नहीं है। तभी प्रिंसिपल आते हैं।
सबको चौंकाते हुए जैसे कि वह टेलीपोर्ट होकर आए हों। सिएन उसके या लिंगयू के रैंक को देख भी नहीं पाता। प्रिंसिपल लिंगयू से कहते हैं कि बेहतर होगा कि वह इससे दूर रहे, लेकिन फिर स्कूल के अपने स्टूडेंट्स के प्रति कर्तव्य के बारे में बात करने लगते हैं। ये डरते हुए कि प्रिंसिपल को उसके नियमों में छेड़छाड़ के बारे में पता चल गया है। घोंग स्वान जल्दी से अपना रुख बदल देता है। वह घोषणा करता है कि कोई भी टीम शामिल हो सकती है, भले ही उनके पास 5 से कम मेंबर्स हों या लो रैंक हो। चान के रूममेट्स खुश हो जाते हैं। वे अपनी टीम बनाते हैं और चान को कैप्टन नामित करते हैं। प्रिंसिपल दिलचस्पी से देखते हैं, यह सोचते हुए कि यह अंडरडॉग ग्रुप गोंग टिंग की एलीट स्क्वाड के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करेगा।